नमस्कार। आज हम एक अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा विषय जो शायद रोज की खबरों में ना हो, पर है बेहद जरूरी। ऊर्जा सुरक्षा। जी हाँ, ऊर्जा सुरक्षा। हमारे पास कुछ स्टडीज हैं, कुछ दस्तावेज हैं जो बताते हैं कि सिर्फ आप कह सकते हैं बिजली या पेट्रोल डीजल का मामला नहीं है। बिल्कुल। ये किसी भी राज्य या कहें तो राष्ट्र की तरक्की, उसके भविष्य की नींव है। सही कहा। ये स्रोत यही दिखाते हैं कि ऊर्जा की कमी कैसे धीरे धीरे सब कुछ नीचे ले जा सकती है, और अगर ऊर्जा भरपूर हो तो कैसे विकास के नए रास्ते खुलते हैं। तो आज कोशिश यही रहेगी कि इन दस्तावेजों को खंगालें, समझें कि ये ऊर्जा का पूरा ताना बाना ये कितना महत्वपूर्ण है। और खास तौर पर उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए, जो एक बड़ी आर्थिक शक्ति बनना चाहता है, इसका क्या मतलब है? क्या वो तैयार है? हाँ, क्या सिर्फ बिजली बना लेना ही काफी है या कुछ और भी है? चलिए शुरू करते हैं इसकी गहराई में उतरना। देखिए, सबसे पहली और बुनियादी बात जो ये स्रोत कहते हैं वो है ऊर्जा ही जीवन है। सुनने में थोड़ा बड़ा लगता है ना? हाँ, नाटकीय सा। हाँ, पर सोचिए जरा, बिना एनर्जी के आज क्या चलेगा? ना फैक्ट्री, ना अस्पताल, ना ट्रेन, ना मेट्रो। नहीं फोन चार्ज होगा, ना इंटरनेट चलेगा। बिल्कुल। तो ये जीवन रेखा ही है। और जब ये कमजोर पड़ती है, मतलब बिजली आती जाती है या मिलती ही नहीं, तब क्या होता है? हाँ, ये दस्तावेज एक पतन के दुष्चक्र की बात करते हैं। कैस्केड ऑफ कोलैप्स। सुनने में गंभीर लग रहा है। और ये है भी गंभीर। ये एक के बाद एक गिरने वाले डोमिनोज जैसा है। स्रोत कहते हैं पहला धक्का लगता है इंडस्ट्री पर। बड़े उद्योगों पर। हाँ, खासकर वो जिन्हें बहुत ज्यादा और लगातार बिजली चाहिए, जैसे स्टील, सीमेंट, केमिकल्स। फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, रिसर्च लैब्स, छोटे-मोटे कारखाने भी सब बंद होने लगते हैं। ये पहला असर। अच्छा, उद्योग बंद तो जाहिर है पैसा लगाने वाले भी हाथ खींच लेंगे। निवेश का क्या होता है? बिल्कुल, वही दूसरा कदम है निवेश का वाष्पीकरण, इन्वेस्टमेंट इवेपोरेशन। कौन ऐसी जगह पैसा लगाएगा जहाँ यही भरोसा नहीं कि फैक्ट्री चले ही भी या नहीं। सही बात है। तो जो प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं वो रुक जाते हैं, बैंक लोन देने से कतराने लगते हैं, सालों की मेहनत पैसा सब अटक जाता है। उद्योग गए, निवेश रुक गया, तो फिर अर्थव्यवस्था, उसका तो भट्ठा बैठ जाएगा। हाँ, तो तीसरा चरण यही है आर्थिक ठहराव। जब कुछ बन ही नहीं रहा, बिक नहीं रहा, तो जीडीपी गिरेगी ही। और नौकरियां? नौकरियां जाती हैं, लाखों लोग बेरोजगार हो सकते हैं, और जब लोग कमाएंगे नहीं तो टैक्स कहाँ से आएगा? हम्म। तो सरकार की आमदनी घट जाती है। फिर वो सड़कें, स्कूल, अस्पताल, इन सब का रखरखाव कैसे करेगी? सब छरमराने लगता है। ये तो वाकई एक दुष्चक्र है। सरकार दिवालिया होने के कगार पे पहुंच सकती है। और तब आता है चौथा, शायद सबसे दुखद चरण, उधार पर जिंदगी। सरकार को एकदम बुनियादी जरूरतें पूरी करने के लिए, मतलब लोगों को सिर्फ जिंदा रखने के लिए कर्ज लेना पड़ता है। बाहर से। हाँ, भारी ब्याज कर। और फिर राज्य अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा सिर्फ ब्याज चुकाने में लगा देता है, एक जाल में फंस जाता है। और इसके बाद वो होता है जिसका डर सबसे ज्यादा रहता है। जो होनहार लोग हैं, जो पैसा है, वो बाहर जाने लगता है। ब्रेन ड्रेन और कैपिटल फ्लाइट। जी हाँ, ये पांचवा चरण शायद सबसे विनाशकारी है। जब मौके खत्म हो जाते हैं तो जो सबसे काबिल लोग हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, बिजनेसमैन, छात्र, निवेशक, वो सब बेहतर भविष्य की तलाश में निकल जाते हैं। बिल्कुल, वो ऐसी जगह जाते हैं जहां ऊर्जा भी हो और अवसर भी। स्रोत कुछ उदाहरण भी देते हैं इसके, जैसे कैलिफोर्निया का टेक बूम। वो कहीं ना कहीं वहां की भरोसेमंद ऊर्जा से जुड़ा था। हाँ, और टेक्सास भी, जहां तेल गैस तो था ही, अब रिन्यूएबल एनर्जी भी बहुत है। दुबई का उदय देख लीजिए। या भारत में ही बेंगलोर, गुजरात, इन सब जगहों पर ऊर्जा की उपलब्धता ने एक बड़ा रोल निभाया है। और इसका असर लंबा होता है, पीढ़ियों तक। जब एक पीढ़ी बाहर बस जाती है तो उनके बच्चों का जुड़ाव अपनी पुरानी जगह से कम हो जाता है। राज्य अपनी सबसे कीमती चीज खो देता है, अपने लोग और उनका पैसा, हमेशा के लिए। टैक्स, इनोवेशन, निवेश सब दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है। हाँ, और इसकी भरपाई करना लगभग नामुमकिन है। और जब अफसर नहीं, काबिल लोग चले गए, तो समाज पर क्या असर पड़ता है? तब आता है छठा और आखिरी चरण, सामाजिक विघटन। जब रोजगार के सही रास्ते बंद होते हैं तो लोग गलत रास्ते अपनाते हैं, अपराध बढ़ता है। लूटपाट, तस्करी, नशा। जी, कानून व्यवस्था संभालना मुश्किल हो जाता है, पुलिस के पास भी साधन कम होते हैं, भ्रष्टाचार बढ़ता है, पूरा सामाजिक ढांचा हिल जाता है। ये तो बहुत ही डरावनी तस्वीर है। लेकिन स्रोत ये भी कहते हैं कि सिर्फ ऊर्जा होना ही काफी नहीं है। मतलब सिर्फ बिजली पैदा कर लेना हल नहीं है। वो समृद्धि की त्रिमूर्ति की बात करते हैं, ट्रिनिटी ऑफ प्रॉस्पेरिटी।
ये क्या चीज है? ये बहुत जरूरी पॉइंट है। देखिए, स्थायी समृद्धि चाहिए तो 3 स्तंभ मजबूत होने चाहिए। पहला, ऊर्जा अधिशेष, एनर्जी सरप्लस, यानी जरूरत से ज्यादा 24/7 भरोसेमंद ऊर्जा। ये तो हुई नींव। ठीक है। दूसरा, सुशासन, गुड गवर्नेंस, मतलब ईमानदार, तेज और बिजनेस फ्रेंडली सरकार। ये हुआ ढांचा। और तीसरा? तीसरा, कानून और व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, यानी सुरक्षा का माहौल, लोग सुरक्षित महसूस करें, उनकी संपत्ति सुरक्षित रहे। ये हैं दीवारें। मतलब अगर ऊर्जा खूब हो लेकिन सरकार भ्रष्ट हो या क्राइम बहुत ज्यादा हो तो भी बात नहीं बनेगी, लोग और पैसा नहीं आएंगे। बिल्कुल नहीं आएंगे। नाइजीरिया को देखिए, तेल बहुत है पर गवर्नेंस और सुरक्षा के मसले हैं, तो अमीर नाइजीरियन भी अपना पैसा लंदन, दुबई में रखते हैं। रूस में भी ऊर्जा है पर टैलेंट बाहर जा रहा है। कजाकिस्तान का भी उदाहरण दिया है। हाँ, ऊर्जा है पर हाईटेक इंडस्ट्री उतनी नहीं पनपी क्योंकि गवर्नेंस और सुरक्षा अभी भी पूरी तरह विश्व स्तरीय नहीं है। तो फिर सफल मॉडल कौन है? स्रोत दुबई, सिंगापुर, कतर का नाम लेते हैं, इनमें क्या खास है? इनमें खास यही है कि ये उस त्रिमूर्ति पर खरे उतरते हैं। दुबई को ले, ऊर्जा भरपूर और सस्ती, गवर्नेंस बिजनेस के लिए दुनिया में सबसे आसान जगहों में से एक, लॉ एंड ऑर्डर बहुत सख्त, टैक्स लगभग नहीं के बराबर, और लाइफस्टाइल बेहतरीन। सिंगापुर। सिंगापुर जीरो करप्शन, मजबूत सुरक्षा, आसान टैक्स। और कतर? कतर ने ऊर्जा से मिले पैसे को नागरिकों पर खर्च किया है। मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रशासन भी कुशल है। तो ये तीनों एक पूरा पैकेज देते हैं। तो लोग या कंपनियां जब कहीं जाने का सोचते हैं तो वो क्या क्या देखते हैं? इसे स्रोत माइग्रेशन चॉइस मैट्रिक्स कहते हैं। हाँ, वो कई चीजें तौलते हैं। सबसे पहले तो सुरक्षा, अपनी, परिवार की, बिजनेस की। फिर कानून का राज है या नहीं, व्यापार करना कितना आसान है, टैक्स कितना लगेगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल, अस्पताल, सड़कें। बिल्कुल, जीवन स्तर कैसा है, माहौल कैसा है, राजनीतिक स्थिरता है या नहीं। ऊर्जा तो पहली सीढ़ी है, लेकिन ये सारी चीजें मिलकर फैसला करवाती हैं। चलिए अब इस मैट्रिक्स पर उत्तर प्रदेश को रखकर देखते हैं। यूपी की मौजूदा स्थिति पर स्रोत क्या कहते हैं? यूपी के लिए स्रोत मानते हैं कि ऊर्जा की स्थिति सुधर रही है। खासकर जो SMRs की योजना है, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, ये एक पॉजिटिव कदम माना जा रहा है। ये छोटे परमाणु रिएक्टर है ना, जिन्हें फैक्ट्री में बनाकर कहीं भी लगाया जा सकता है। हाँ, तेजी से और सुरक्षित बिजली के लिए। लेकिन गवर्नेंस में, मतलब सरकारी कामकाज में, अभी सुधार की काफी गुंजाइश है। हालांकि कोशिशें हो रही हैं। और लॉ एंड ऑर्डर? उस पर फोकस तो बढ़ा है, पर उसे और मजबूत और भरोसेमंद बनाना होगा। और टैक्स व्यवस्था को भी और आसान और कॉम्पिटिटिव बनाने की जरूरत है। तो अगर यूपी को वो त्रिमूर्ति हासिल करनी है तो रणनीति क्या होनी चाहिए स्रोतों के हिसाब से? एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच सुझाया गया है। पहला काम, शुरू के 6 महीने सुरक्षा को टॉप प्रायोरिटी देना, एकदम पुख्ता करना, ताकि लोग सेफ फील करें, निवेशक भी, टैलेंट भी। बिल्कुल। दूसरा कदम, अगले 6-18 महीने गवर्नेंस को वर्ल्ड क्लास बनाना, परमिशन, लाइसेंस सब तेज और आसान, जैसे दुबई, सिंगापुर में होता है। और तीसरा? तीसरा, अगले 18-36 महीने टैक्स को आकर्षक बनाना, शायद स्पेशल इकोनॉमिक जोन जैसे उपायों से। और चौथा, जो लगातार चलता रहे, जीवन स्तर सुधारना, अच्छे स्कूल, अस्पताल, पार्क, मनोरंजन। और जो यहाँ का टैलेंट है उसे यहीं रोकने के लिए, रिटेंशन जिसे कहते हैं, सिर्फ बिजली देना काफी होगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत इस पर बहुत जोर देते हैं। यूपी का मुकाबला सिर्फ बिहार या महाराष्ट्र से नहीं है। मुकाबला दुबई से है, सिंगापुर से है, सिलिकॉन वैली से है। सही कहा। यहाँ के युवाओं को अगर यहीं रोकना है तो उन्हें यहीं पर वैसी ही सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, करियर के मौके और लाइफस्टाइल देनी होगी, वरना वो चले जाएंगे। एक और कनेक्शन जो स्रोत बताते हैं, ऊर्जा और शासन के बीच का, एनर्जी गवर्नेंस नेक्सस। मूर्ति तो श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। स्रोत बार बार ये कह रहे हैं कि ऊर्जा अधिशेष अब सिर्फ जरूरत नहीं, मजबूरी है, अस्तित्व और विनाश के बीच का चुनाव। और भविष्य की टेक्नोलॉजीज, AI, क्वांटम कंप्यूटिंग आज से कहीं ज्यादा बिजली खाएंगी। तो क्या हमारी आज की योजनाएं, हमारी नीतियां भविष्य की इस विशाल ऊर्जा जरूरत के लिए सच में तैयार हैं,
या हम अनजाने में एक ऐसे भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं जहां हमारे सपने सिर्फ इसलिए अधूरे रह जाएंगे क्योंकि हमारे पास उन्हें चलाने के लिए पर्याप्त ऊर्जा नहीं होगी? सोचने वाली बात है।